सो वंस अगेन वेलकम एट इजी प्रेप। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। यदि आप लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे बच्चे तो वहां पर कोई समस्या आपको नहीं आएगी। हमने हर एक पॉइंट को बारीकी से एक्सप्लेन किया है और इसके साथ साथ आपको भी आपके टास्क बताएं कि आप पैरेलली ये काम करें जिससे आपके कॉन्सेप्ट और बेहतरीन हो जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के ऊपर कि सर यदि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस आती है तो उन्हें किस तरीके से डील किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने ये आता है कि सर आपने लास्ट लेक्चर में होमोजीनियस के बारे में बताया था, अब ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, अगर हम उसके ऊपर चर्चा करें तो आप यहां पर फोकस कर सकते हैं कि सर यदि नॉन होमोजीनियस की हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है ऐसी इक्वेशंस जो होमोजीनियस ना हो उसी को क्या बोला जाएगा, नॉन होमोजीनियस। सर होमोजीनियस नहीं होने का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा देखिए यहां पर जो ऑर्डर है वो आपके पास में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। सर यहां पर भी सेकंड ऑर्डर दिखाई दे रहा है, यहां पर भी सेकंड ऑर्डर, लेकिन यहां फर्स्ट ऑर्डर, यहां फर्स्ट ऑर्डर और यहां डेरिवेटिव ही नहीं है। जबकि होमोजीनियस बताते टाइम मैंने आपको ये चीज बताई थी कि बेटा अगर आप देखेंगे तो जो डेरिवेटिव दिया गया है वो सब में सेम है, सेम होने की वजह से आपने उसको होमोजीनियस की कैटेगरी में रखा। यहां पर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। जब आप नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो सेम पहले की तरह आपको यहां पर CF भी फाइंड करना पड़ेगा एंड PI भी फाइंड करना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि सर CF कैसे फाइंड करेंगे एंड PI कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा प्रोसीजर मेंशन किया है और उस प्रोसीजर को अब हम यहां पर फॉलो करने वाले हैं। सर ये प्रोसीजर में बोला गया है कि जो भी आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी गई है बच्चे उस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को मेंशन कर ले। हमने कहा सर उस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से d माइनस एम डी डैश। सर ये d कौन है यहां पर, मैंने कहा आपको याद होना चाहिए d था डेल z बाय डेल एक्स माइनस m, ये कौन है सर, डेल z बाय डेल वाई माइनस ए जेड इक्वल्स टू 0। इसको आप और थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं P माइनस एम क्यू इक्वल्स टू ए जेड। उसके बाद में इस इक्वेशन की मदद से आप यहां पर लिखेंगे dx डिवाइडेड बाय P का जो भी कोफिशिएंट है सर 1 है इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाय सर Q का जो भी कोफिशिएंट है माइनस m है इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू में कौन है az। क्लियर है। अब आप इसमें दो दो के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड को सर जब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं तो ये आ रहा हमारे पास में dx बाय 1 इक्वल्स टू यहां पर आएगा हमारे पास में dy डिवाइडेड बाय माइनस m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ये बन जाएगा माइनस m dx इक्वल्स टू dy। और अल्टीमेटली आप क्या बोल सकते हो सर, अल्टीमेटली माइनस mx इक्वल्स टू y प्लस c, और आप चाहें तो यहां पर c1 बोल सकते हो। तो ओवरऑल ये आ रहा c1 इक्वल्स टू माइनस y माइनस mx, और आप चाहें तो माइनस कॉमन लेके इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y प्लस mx इक्वल्स टू माइनस c1। बेटा ये कांस्टेंट है, इसको आप चाहें तो फिर से c1 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो इसको एक नया नाम भी दे सकते हैं, चाहें तो आप इसको एक नया नाम भी दे सकते हैं। तो आपके पास में आ गया y प्लस mx इक्वल्स टू c1। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत होगी। फिर आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कीजिए, जब आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा dx बाय 1 इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय az। देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां तो x आएगा, यहां पर 1 बाय a आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो z है इसकी वजह से आप यहां पर लिखेंगे ln z। तो कांस्टेंट भी ऐसा का ऐसा लिख लो, कैसा लिखेंगे कांस्टेंट सर, ln c। क्लियर है। हमने कहा ठीक है सर a को भेज दो बच्चे इधर, यहां पर तो a को जब आप इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा ax इक्वल्स टू ln z प्लस यहां पर क्या बन जाएगा सर, a को आप पहले भी भेज सकते थे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पर क्या बन जाएगा सर आपके पास में a ln c। क्लियर है। अब आप चाहें सर इसको मैं और कैसे कर सकता था, देखो इसी बात को बता रहा हूं, इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर a को पहले भेज दो उधर, मैंने कहा ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन x, अब यहां पर क्या आ जाएगा ln z प्लस ln c, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको आप c लिखो ln c लिखो a मल्टीप्लाई बाय ln c लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमने कहा सर अब इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने कहा अब आप इसको लिखोगे ln z मल्टीप्लाई बाय c, इसको क्या लिखा आपने ax। अब क्या कर सकते हैं, अब आप लिखेंगे अब आप क्या लिखेंगे जेड सी इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स। ये जो c है ये किधर चला जाएगा सर, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/c ई टू द पावर ए एक्स। 1/c को एक नया कांस्टेंट नाम दे दो c2 ई टू द पावर ए एक्स, तो ये आ गया आपके पास में z। अब आपको क्या करना है बेटा, z इक्वल्स टू c2 ई टू द पावर ए एक्स। अब जब आप यहां पर cf प्रोवाइड करेंगे तो वो cf दिया जाता है बेटा, इस c2 की जगह आप इस फंक्शन, ये जो आपके पास में आ रहा है ना, इसका फंक्शन मेंशन करेंगे। मतलब कैसे सर, e टू द पावर ax मल्टीप्लाई बाय 5y प्लस mx। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आपके सामने इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस कैटेगरी की, तो आप वहां पर a को पहचानेंगे और m को पहचानेंगे। a कौन है सर, ये वाला, माइनस साइन के साथ यहां पर जो होगा वो होगा a, माइनस साइन के साथ यहां पर जो होगा वो होगा m। तो a और m की वैल्यू पुट कर दो, वही आपके पास में क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप यहां पर वीडियो को पॉज करके इस स्लाइड को बहुत केयरफुली देख ले और हम भी इस रिजल्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। एज सच इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है तो इस बात को हम एक एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। आई होप आपने पॉज करके वीडियो को आगे देख लिया होगा। तो मैंने यहाँ पर इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर किया, और ये एग्जाम्पल क्या है मैं लिख देता हूँ पहले बोर्ड के ऊपर, ताकि आपको ये कहानी ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये एग्जाम्पल में हमें दिया गया है सॉल्व d प्लस d डैश -2, यहां पर दिया गया d प्लस 4d डैश -3 z इक्वल्स टू 0। देखिए अब यहां पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाना बहुत जरूरी है, तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, इक्वल्स टू में 0, इसका मतलब आपको सिर्फ CF फाइंड करना है। इक्वल्स टू में कोई XY का फंक्शन होगा तो PI भी फाइंड करना पड़ेगा। PI की रूल अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि होमोजीनियस में जो बताए थे ऑलमोस्ट सिमिलर रूल ही है। तो आपने कहा सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट था d, यहां पर आएगा एक माइनस, यहां पर आ जाएगा -d डैश, ये -2 ऑलरेडी नेगेटिव में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आएगा d, यहां पर आएगा -4d डैश, और यहां पर ऑलरेडी 3 है, तो कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। तो अब आप यहां से डायरेक्ट CF लिख सकते हैं या डायरेक्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा सर जो CF है वही सॉल्यूशन है, PI तो इसमें होगा नहीं, तो कैसे दिया जाएगा सॉल्यूशन। इस हिस्से के लिए जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा e टू द पावर, यहां से आपको क्या उठाना है, देखिए अभी अभी रिजल्ट मैंने लिखा है e टू द पावर ax, तो माइनस साइन के साथ में जो है कौन है, 2 है, तो e टू द पावर 2x। फिर कौन आएगा सर यहाँ पे 5 1, और यहां कौन आएगा y प्लस mx। देखिए बच्चे यहां पर y प्लस mx, तो m कौन है -1, तो y प्लस mx प्लस, अब दूसरे वाले हिस्से की वजह से आपको आंसर लिखना है, हमने कहा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, e टू द पावर, यहां -4 है, पहले तो 3 को उठा लो 3x, यहां आ जाएगा 5 2, और ये बन जाएगा y -4x। बस इतना सा काम करना है। सर ये रेफरेंस कहां से ले रहे हो आप, मैंने कहा रेफरेंस अभी अभी लास्ट स्लाइड पर मैंने आपको बताया है, e टू द पावर ax 5 y, यहां पर आपके पास में आ रहा है प्लस mx, तो m की जो भी वैल्यू है, a की जो भी वैल्यू है, वो एज इट इज आप यहां पर पुट कर सकते हो। आप जब भी अपने कन्वेंशनल क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहें तो आप डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं, और जो प्रोसीजर मैंने बताया उसको भी मेंशन कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन, ये जो आपने एग्जांपल कंसीडर किया है, इस एग्जांपल को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल थोड़ा सा अलग तरीके से आता, कैसा सर, मान लीजिए यहां पर आ जाता है d माइनस m d डैश माइनस a, और ये आ गया होल स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर जो CF दिया जाएगा ना वो भी बिल्कुल ऐसे दिया जाएगा, e टू द पावर ax मल्टीप्लाई बाय 5 y प्लस mx, प्लस यहां पर एक x और आ जाएगा, फिर से वापस e टू द पावर ax 5 y प्लस mx, ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पॉइंट मैंने बताया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस कहानी को और क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और मेंशन करवा देता हूं। यहाँ पर जो छोटा सा एग्जांपल है ये भी मैं एक और मेंशन करवा देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए इसमें। तो ये क्या दिया गया, सॉल्व d प्लस 3 d डैश प्लस 4 स्क्वायर z इक्वल्स टू 0।
तो आपने बोला सर यहाँ एक डेरिवेटिव है, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं है, नॉन होमोजीनियस है, होल स्क्वायर भी है, इक्वल्स टू जीरो मतलब सर z इक्वल्स टू सी एफ फाइंड करना, ओनली सी एफ। और सी एफ बराबर कैसे फाइंड करेंगे सर, सी एफ बराबर हमने अभी अभी लिखा था ई टू द पावर ए एक्स, यहाँ पर आएगा आपके पास में फाई वाई प्लस एम एक्स। तो मैंने कहा इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखोगे सर, ये आ जाएगा डी, यहाँ पर चाहिए हमें माइनस, तो ये आ गया -3, ये आ गया बच्चे डी डैश, यहाँ पर चाहिए हमें माइनस, तो ये आ गया -4, और यहाँ पर आ रहा है होल स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। उसके बाद में आप यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिखोगे, सी एफ ए टू द पावर ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, -4x फाई वाई, m की वैल्यू -3x, लेकिन क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए वापस से +x e टू द पावर -4x फाई y -3x। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई कि किस तरीके से यहाँ पर CF लिखा जाएगा। तो CF की जो कहानी है बच्चे वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब CF से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और PI के बारे में बात करेंगे। मतलब अगर इक्वल्स टू में 0 नहीं होता है तो कैसे PI फाइंड करेंगे, क्योंकि आपने अल्टीमेटली बोला क्या है, अल्टीमेटली बोला है ना Z बराबर आपको CF प्लस PI की जरूरत पड़ेगी। तो CF कब फाइंड करेंगे, जब इक्वल्स टू में 0 दिया गया और इक्वल्स टू में यदि आपके सामने कोई फंक्शन आ जाता है, जैसा कि सर इस केस में, तो ये पहचानना होगा कि सर जो फंक्शन आ रहा है वो किस तरीके का फंक्शन। अगर ये पहचान लोगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। मैंने कहा यदि इक्वल्स टू में आपके पास में e टू द पावर ax प्लस by दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, d को तो रिप्लेस करना है बच्चे a से, और d डैश को रिप्लेस करना है किससे, b से। बस इतना सा काम करना है। सर कैसे करें इतना सा काम, मैंने कहा एक एग्जाम्पल ले लो, सारी कहानी का जो सार है वो एग्जाम्पल ही बताएगा। तो एग्जाम्पल जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया, सॉल्व यहां पर दिया गया है d माइनस डी डैश -2 d माइनस डी डैश -3 z इक्वल्स टू e टू द पावर 3x -2y। मैंने कहा सर अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपको इन दोनों की मदद से CF फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसकी मदद से PI फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कीजिए। पहले आप जाइए CF फाइंड करने के लिए, तो आपने लिखा फॉर CF। तो CF फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे यहां पर d माइनस डी डैश -2, यहां पर आएगा d माइनस डी डैश -3 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल आएगा। हमने कहा अच्छा एक स्टेप बढ़ाने के लिए आप यहां पर क्या लिख सकते हो, पहले z लिख लो इक्वल्स टू 0, फिर इन दोनों की मदद से डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो। कैसे सर, CF इक्वल्स टू e टू द पावर, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिख रहा है, a की वैल्यू 2 है, फाई 1 y माइनस एम एक्स प्लस e टू द पावर a की वैल्यू 3 है, फाई 2 y माइनस एक्स। यही होगा। हमने कहा बिल्कुल सर यही होगा। तो कोई समस्या इसके अंदर होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट सर। CF तो मिल गया, CF में कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन जो दिक्कत है सर वो PI है। तो मैंने कहा PI भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अगर आप आराम से उसको सॉल्व करें। तो सर PI के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए बेटा PI के लिए ये बोल रहा है 1 अपॉन ये दिया गया f ऑफ d कॉमा d डैश। मैंने कहा ये रहा सर। मैंने कहा यार इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ एज इट इज मेंशन कर दो, d माइनस डी डैश -2 d माइनस डी डैश -3। अब आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको d और d डैश को रिप्लेस करना है, तो कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर आपका d दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो 3 से, और जहां पर आपका d डैश दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो -2 से। तो हमने कहा गेम खत्म। तो आपने कहा सर d की जगह रखा 3 माइनस ऑफ -2 यानी कि +2, यह आ गया -2, 3 +2 -3, और यहां कौन आ गया सर, यहां आ गया e टू द पावर 3x -2y। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया PI इक्वल्स टू 1/6 e टू द पावर 3x -2y, z इक्वल्स टू, अब देखिए फाइनल आंसर CF क्या है सर, e टू द पावर 2x फाई 1, ये बन जाएगा y माइनस x प्लस e टू द पावर 3x फाई 2, यहाँ आ गया y माइनस x प्लस 1/6 e टू द पावर
3x माइनस 2y। सभी बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि इस जगह पर वीडियो को आप पॉज करके एक बार इसको आराम से देख लीजिए, और मैं भी इस रिजल्ट को बिल्कुल वेरीफाई कर लेता हूं, क्योंकि आप लोग तो चेक कर नहीं रहे हो, मुझे पता है आप तो आंख बंद करके इसको नोट कर रहे होंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हाँ बिल्कुल, देखो एक तो ब्लंडर मिस्टेक मुझे दिख रही है, y माइनस एम एक्स, वाई प्लस एम एक्स था, तो m की वैल्यू ये तो प्लस प्लस हो जाएगी ना। हमने कहा ठीक है सर, चलो पता चल गया, वरना आप तो याद कर लेते हैं ऐसा कैसा। ठीक है, और बाकी मेरे ख्याल से सब बिल्कुल परफेक्ट है, किसी तरह की कोई समस्या इसके अंदर है नहीं है। और उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए भी चैलेंज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको होमोजीनियस वाले में भी करवाया, और उसके अंदर भी जब पीआई फाइंड कर रहे थे ना, तो इसी तरीके के रूल आप फॉलो कर रहे थे। तो ऐसा आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन, भले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इनको सॉल्व करने का या इनको अच्छे से डील करने का तरीका यही होता है कि जितने भी केसेस होते हैं ना, उनको एक साथ बना लो बेटा, और एक साथ दिमाग में रखो कि अच्छा इस तरीके का केस आएगा तो इस तरीके से अप्रोच करना है, इस तरीके का केस आएगा तो इस तरीके से अप्रोच करना है। जब आप उनकी मदद से अप्रोच करोगे तो 100% आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप रैंडमली अप्रोच करने लग जाओगे कि सर सॉल्व करना तो आ गया पर पहचानना नहीं आ रहा, वो इसी वजह से होता है। आप क्या कर रहे हैं वहां पर, ये गलती कर रहे हैं कि आपने उन सारे टाइप को और कैटेगरी को एक साथ नहीं लिखा, क्योंकि वहां पर लिखा नहीं होता कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आप करो सॉल्व। आपको पहचानना पड़ेगा कि कैसे आप सही जजमेंट लेंगे कि सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस कैटेगरी में जाने वाली है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी बताई हुई हर बातों के ऊपर आप अमल कर रहे होंगे। अगर अमल करोगे तो 100% आप अच्छा परफॉर्म करोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस नंबर 2 की। देखिए केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास में जो फंक्शन दिया गया हो वो साइन ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्मेट में हो। कैसा हो बेटा? साइन ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्मेट में हो। हमने कहा सर ऐसा होगा तो क्या करना है? ऐसा हो तो बच्चे आप रिप्लेसमेंट ऐसे देंगे, डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से। आप रिप्लेसमेंट्स देंगे डी मल्टीप्लाई बाय डी डैश को रिप्लेस किया जाएगा माइनस ए बी से। डी डैश का जो स्क्वायर है उसको रिप्लेस करेंगे माइनस बी स्क्वायर से। कुछ इस तरीके के रिप्लेसमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो हमने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन बात को अगर आपको बेहतर तरीके से समझना होगा तो क्या करेंगे सर? हमने कहा कि सर ऐसा करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक सुंदर सा एग्जाम्पल। तो हमने कहा सुंदर सा एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एग्जाम्पल है d प्लस 1, यहाँ पर दिया गया d प्लस डी डैश माइनस 1 z इक्वल्स टू साइन x प्लस 2y, है ना? बिल्कुल सर। अब क्या करें? मैंने कहा देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा? वो दिया जाएगा सर z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सर यदि मैं सी एफ पी आई देख पा रहा हूं तो मुझे सबसे पहले सी एफ की जरूरत है। तो सी एफ कैसे फाइंड करूंगा? सर सी एफ फाइंड करने का तरीका आपको बता दिया गया है। आप पहले यहां से डील कीजिए चीजों को। मैंने कहा यहां से मैं लिखूंगा e टू द पावर a, तो a की वैल्यू कितनी है? -1। अच्छा कुछ बच्चे होंगे जो शायद नहीं पहचान पाए कि सर कैसे -1 है, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो मैंने कहा इस हिस्से के लिए फॉर सी एफ के लिए आपको क्या करना होगा? उठा लाओ वहां से d प्लस 1 d प्लस डी डैश माइनस 1 z बराबर 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो। कैसे लिखूंगा? यहाँ आएगा d माइनस ऑफ -1, ठीक है सर। यहाँ पर आएगा d माइनस ऑफ माइनस डी डैश, यहाँ पर आएगा -1, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करें सर? अब आप लिखेंगे यहाँ पर सी एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स, फिर यहाँ पर कौन आएगा? फाई 1 y माइनस एम तो 0 है ना, प्लस 0x। हमने कहा ठीक है सर, प्लस e टू द पावर, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू प्लस है तो ये होगा प्लस x, फिर आएगा यहाँ पर फाई 2 y माइनस 1 है माइनस x। मेरे ख्याल से सी एफ फाइंड करने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने कहा सर अब अगर हम फाइंड करें पी आई, तो आपने कहा सर फॉर पी आई। तो देखिए बेटा जब आप पी आई फाइंड करेंगे तो सेम जैसा ऊपर लिखा गया है उस फॉर्मेट में आपको इसको लिखना पड़ेगा। मैंने कहा उस फॉर्मेट में जाने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैंने कहा अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ऐसा लिख लो d प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है d प्लस डी डैश माइनस 1, यहाँ पर कौन आ रहा है सर? यहाँ पर आ रहा है साइन x प्लस 2y। बेस्ट, बिल्कुल सर बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए यहां पर आपने क्या लिखा, 1 डिवाइडेड बाय डी, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस डी प्लस का डी प्लस का डी डैश माइनस का 1, और ये आ गया बच्चे आपके पास में साइन x प्लस 2y। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि यहां पर, मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि सर यहां पर इस d से ये d कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सर। तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1, और यहां पर आ रहा है आपके पास में साइन x प्लस 2y। अब क्या किया जाए सर, मैंने कहा अब सुटेबल रिप्लेसमेंट्स आप देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले डी स्क्वायर को रिप्लेस किया जाता है माइनस ए स्क्वायर से। तो ए की वैल्यू कितनी है, तो माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे। सर डी डी डैश को रिप्लेस किया जाता है माइनस ए बी से, तो 1 इंटू 2, तो ये तो माइनस 1 ही आ रहा है, ये माइनस 2 आ रहा है। और तो कोई रिप्लेसमेंट हमें दिख ही नहीं रहे यहाँ पर, और तो किसी तरह के कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिख रहे। तो मैंने कहा सर किसी तरह की मेरे ख्याल से तो कोई समस्या इसमें है नहीं। हाँ हाँ हाँ, कैलकुलेशन अगर हम चेक करें तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करना पड़ता है, क्या है कि क्लास, लाइव क्लास में तो आप लोग बोल सकते हो कि सर प्लस की जगह माइनस लिख दिया, पर रिकॉर्डिंग में जैसा मैं लिख दूंगा ना, आप भी वैसा का वैसा याद कर लोगे, इसलिए बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। तो हमने कहा सर यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ गया प्लस डी डैश, यहाँ पर आ गया -1, और ये बन गया आपके पास में साइन x प्लस 2y। ओवरऑल सर ये क्या बन रहा है, मैंने कहा ओवरऑल यहाँ पर बन गया एक d डैश -4 साइन x प्लस 2y। अब क्या करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या करते, मैंने कहा ऊपर एक d डैश प्लस 4 मल्टीप्लाई कर देता, नीचे भी वही काम करता है। तो आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1 डिवाइडेड बाय d डैश -4 d डैश प्लस 4, यहाँ आ गया बच्चे आपके पास d डैश प्लस 4, ये बन गया आपके लिए साइन x प्लस 2y। बेस्ट एम बेस्ट, बिल्कुल सर बेस्ट एम बेस्ट। ऊपर क्या बन गया सर, ऊपर तो बन गया देखिए d डैश प्लस 4। मैंने कहा नीचे क्या बन गया, नीचे बन रहा है d डैश का स्क्वायर -16, और ये आ गया आपके पास में साइन x प्लस 2y। अब क्या करें सर, मैंने कहा अब ये जो d डैश का स्क्वायर है इसको रिप्लेस किया जाता है -b स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर, यानी कि -4 से आप रिप्लेस कर दो तो -20 जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर सर, मुझे दिखाई दे रहा है एक -1/20। अब देखिए अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है सर d डैश साइन x प्लस 2y, फिर आ गया बच्चे यहां पर -4 है, +4 है शायद, +4 साइन x प्लस 2y। अब देखिए ये बन गया हमारे पास में -1/20। अगर आप इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर तो आएगा एक cos x प्लस 2y, और 2y का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा ओनली 2, यहां पर आएगा +4 साइन x प्लस 2y। हमने कहा सर ये बन गया हमारे पास में कंप्लीट पी आई, तो z इक्वल्स टू क्या बनेगा, z इक्वल्स टू बनेगा सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ कितना है सर, ये आ रहा है सर सी एफ, इधर से देख के लिख दूं क्या, इधर से देख के लिख देता हूँ, e टू द पावर -x, बार बार स्लाइड चेंज नहीं करनी पड़ेगी, 5(1)y प्लस ex y2 y माइनस x माइनस, ये आ रहा है 1/20, अंदर क्या आ रहा है सर, अंदर आ रहा है 2 cos x प्लस 2y प्लस 4 साइन x प्लस 2। आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल एग्जाम में अक्सर इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि जितना सिंप्लीफाई हो सके उसको कीजिए सिंप्लीफाई, ये ब्रैकेट ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा -1/10 ब्रैकेट cos x प्लस 2y प्लस 2 साइन x प्लस 2y। होप सभी स्टूडेंट्स बेहतर समझ पा रहे होंगे, और अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट
बिल्कुल परफेक्टली आंसर से मैच कर रहा है, किसी तरह की कोई समस्या आपको इसके अंदर नहीं आई होगी। तो आप देख लीजिए, एक बार हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं इसके साथ ही। मुझे लगता नहीं है कि कोई समस्या आपको यहाँ पर आ रही होगी। चलिए, तो सर इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट केस की साइड कि सर अगर किसी और तरीके का आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई देखने को मिलता है तो उसे कैसे डील किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने केस नंबर 3 को मेंशन कर रखा है कि सर मान लीजिए अगर हमारे पास में फंक्शन ऑफ एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक्स और वाई का सिंपली एक पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन दिखाई दे, तो क्या करना है, तो इसको आपको इनवर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वाया हेल्प ऑफ एक्सपांशन आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने कहा कैसे, तो कहानी को अगर समझना है तो एक ही तरीका है, ले लो धुरंधर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क भी दूंगा इस क्वेश्चन के थ्रू ही, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी खराब होने वाली है, तो मैंने उसको पहले से सॉल्व कर लिया है और आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले दिया गया सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी प्लस 3d डैश माइनस 2 z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा, यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है, कैसे सर, d माइनस डी डैश प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d प्लस डी डैश माइनस 1 z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। देखिए, अब जब आप क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल में इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना तब यही आता है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया ना तो हिट एंड ट्रायल से आपको इस पर जाना पड़ता है और बहुत सारे बच्चे ये नहीं बना पाते, तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से वहां पर जाना ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास में कोई चारा भी नहीं है। तो हमने कहा ठीक है सर, अगर ऐसा दिया गया तो दिक्कत है, अगर ऐसा दिया गया तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो हमने कहा कि ठीक है सर, यहाँ से वहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको जाना पड़ेगा, पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ता है। तो हम वहां से अगर शुरुआत करेंगे तो मैंने कहा सर इसका जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। मैंने कहा सर अगर मैं बात करूं फॉर सी एफ की यदि मैं बात करूंगा यहाँ पर तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपने कहा सर सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो d माइनस डी डैश प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा d प्लस डी डैश माइनस 1 z इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन उठा लो सिर्फ यहाँ से, तो मैंने कहा सर ये आएगा d माइनस डी डैश माइनस ऑफ माइनस 2, यहाँ पर d माइनस ऑफ माइनस 1 डी डैश माइनस 1 बराबर 0। तो अब जब आप यहाँ पर सी एफ लिखने जाएंगे तो सर ये सी एफ क्या बन जाएगा, मैंने कहा सी एफ बन जाएगा ई ए एक्स, तो ए कितना है इसमें 2x, 5 1 y प्लस एम एक्स, तो m की वैल्यू कितनी है 1, तो ये क्या बन जाएगा प्लस x, है ना। फिर उसके बाद में आपने क्या लिखा, प्लस e की पावर माइनस 2 है, यहाँ पर कितना है 1, 1x 5 2, ये बन जाएगा y, m की वैल्यू कितनी है बच्चे माइनस 1। आई थिंक सी एफ फाइंड करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से a को पहचानना है और m को पहचानना है, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। सर अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फॉर पी आई, तो पी आई के लिए यहाँ पर छोटी सी जंग आपको लड़नी पड़ेगी। कैसे लड़ोगे ये जंग, देखो पी आई के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर में आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, इसकी जगह आपको यही यूज करना पड़ेगा। तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस d प्लस 3d डैश माइनस 2, और यहां पर आपके सामने आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
चलिए, फ़ोन रिंग कर गया था, डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कीजिए, जो डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से आप -1/2 को बाहर ले लीजिए। जब आपने -1/2 को बाहर लिया तो अंदर क्या दिखाई दिया, तो आपने कहा सर अंदर दिखाई दे रहा 1/, देखिए यहाँ से ये क्या बन रहा है सर, माइनस को अगर आप 1 ले रहे हो, -1 को अगर आप कॉमन ले रहे हो तो सर जो मैं देख पा रहा हूँ ये आ रहा है -d²/2 बन रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बन रहा है। प्लस का d'² बन रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बन रहा है। -d/2 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। -3/2d बन रहा है, +1 बन रहा है। हमने कहा सर बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पर क्या आ गया, x²y। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1/2, इसको भेज दो ऊपर तो ये बन जाएगा 1 -d² माइनस d/2 -3/2d प्लस d'² और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे आपके पास में इनवर्स x²y। हमने कहा अब क्या करें, अब देखिए यहाँ पर आएगा -1/2, यहाँ से आपने लिखा 1 माइनस, यहाँ से आप 1/2 बाहर ले लो, तब अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बच रहा है d² प्लस का d प्लस का 3d प्लस का d'², ऐसा कुछ बच रहा है। सारे प्लस के नहीं बच रहे, एक माइनस का भी बच रहा है। ये देखो, ओ शिट, ये क्या हो गया, बड़ा इरेजर आ गया। हमने कहा सर ये कैलकुलेशन थोड़ी सी खराब आ रही है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि सर हम इसको चेक करते रहे टाइम टू टाइम, और ऑफ कोर्स मैं तो चेक करूंगा ही करूंगा। -1 x²y। अब हम जानते हैं 1 माइनस एक्स होल पावर -1 का एक्सपांशन होता है 1 + x + x² एंड सो ऑन। हमने कहा बिल्कुल होता है सर। तो अब देखिए ये जो आपके पास में आ रहा है ये आएगा -1/2। सर इसको अगर मैं एक्सपैंड करना चाहूं तो क्या मिलने वाला है, तो ये मिलेगा 1 प्लस दिस कंप्लीट टर्म यानी 1/2, ये आ रहा है आपके पास में d² प्लस d प्लस 3d माइनस d'², ये वाली टर्म। फिर यहां पर नेक्स्ट टर्म मैंने कहा इसका स्क्वायर 1/4 d² प्लस का d प्लस का 3d माइनस d' माइनस d'²। हमने कहा ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 1/8 क्यूब भी तो आएगा, आगे चलते रहेगा, मतलब ये रुकेगा थोड़े, d², पर मैं वहां तक का लिखूंगा जहां से मुझे आउटपुट मिलेगा, क्यूब एंड सोन, और आखिरी में यहां पर कौन है, x²y। लेट मी वेरीफाई दी पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल हमारे पास में आया उसको मैं जरा वेरीफाई करना चाहूंगा यहाँ पर कि कोई समस्या तो नहीं आ रही है। तो d² 3d' प्लस d, देखिए ये डैश गायब हो गया, कहीं डैश लिखा हुआ था 3d', ये d', इस तरह के छोटे से, ये जब कैलकुलेशन खराब होती है ना तो इस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑल परफेक्ट। 3d' दिखाई दे रहा है इसमें, ओके, माइनस d'² दिखाई दे रहा, प्लस d एंड d², परफेक्ट सर। अब देखिए यहां पर इसमें चैलेंज हमारे सामने क्या आएगा, x²y। जब x² का कहीं पर 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा होगा तब x² के एक बार डिफरेंशिएशन से 2x बनेगा, दूसरी बार से 2 बनेगा, लेकिन अगर कहीं तीसरी बार डिफरेंशिएशन आ रहा होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो उस टर्म को लेने की जरूरत ही नहीं है। कहीं पर y का 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा होगा तो पहले डिफरेंशिएशन में y हो जाएगा 1, दूसरे डिफरेंशिएशन में हो जाएगा 0। तो एक बार जहां डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको लेने की जरूरत है। अगर कहीं पर d'² आ रहा है तो उस टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सर वहां पर टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं एक छोटा सा पार्ट करके भी बता देता हूं, पूरा तो कैलकुलेशन बहुत वाहियात हो जाएगी आपके लिए।
लेकिन फिर भी मैं कुछ पार्ट करके बताता हूं आपको। -1/2 एक्स स्क्वायर वाई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1/2। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। डी स्क्वायर, डी होता है डेल बाई डेल एक्स, यानी एक्स का 2 बार डिफरेंशिएशन। तो 2 बार डिफरेंशिएशन से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन से 2x, दूसरी बार डिफरेंशिएशन से 2, और यहां पर एक y है। ठीक है सर। फिर आ गया यहां पर d, यानी एक बार डिफरेंशिएशन, तो y को तो भूल जाओ, एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन 2xy। फिर आ गए यहां पर 3 d डैश, यानी y का डिफरेंशिएशन, y का एक बार डिफरेंशिएशन यानी कि 1, तो ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर, यानी y का 2 बार डिफरेंशिएशन, इट मींस ये हो जाएगा 0। तो इस टर्म को आपको यहां लेने की जरूरत नहीं थी। अब ऐसे ही बच्चे, अब यहां थोड़ा सा काम आपका हो गया मुश्किल, तो इस कैलकुलेशन को मैं अलग से करके लाया। जैसे मान लीजिए आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है सर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने कहा सर यहाँ ऐसा नहीं है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, तो मैंने कहा इसको कैसे करें। मैंने कहा एक काम करो, a प्लस बी को 1 यूनिट मान लो, c प्लस डी को 1 यूनिट मान लो, फिर होल स्क्वायर कर दो, तो कैपिटल A कैपिटल B, फिर आखिरी में कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू पुट कर देना, फिर जो होल स्क्वायर बनेंगे उनको फिर सॉल्व करना है। सर ये तो बहुत मुश्किल टास्क हो गया। बिल्कुल, ये क्वेश्चन ही ऐसा है जो लेंदी है, पर मैं चाहता हूं कि भाई आप इस तरह की चीजों को सीखो, इस तरह की चीजों से भागे ना। तो जब हमने इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया इस स्क्वायर वाले पार्ट के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या देखने को मिला, सर इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आई, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मैंने सिर्फ उन टर्म्स को यहां पर कंसीडर किया जहां पर ये जीरो नहीं हो रहा है। तो वो टर्म्स कौन कौन सी है मैंने मेंशन की थी, मैं यहां पर आपके सामने भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो सर यहां पर जो टर्म आ रही थी वो थी, एक तो बन रहा था 9d डैश स्क्वायर प्लस, आप लोग भी सॉल्व करके देख लेना, d स्क्वायर प्लस 6d d डैश प्लस 6d स्क्वायर d डैश, और ये एक्स स्क्वायर पहुंच गया इसके पास। सर और भी टर्म बनेगी क्या, मैंने कहा और भी टर्म बनेगी, पर किसी में अगर क्यूब बन जाता है तो उस क्यूब के केस में तो ये वैसे ही जीरो हो जाएगा ना, तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये और बड़ा चैलेंज आ गया, इसमें आपको कैपिटल ए कैपिटल बी मान के पहले होल क्यूब को ओपन करना है, फिर जो कैपिटल ए और कैपिटल बी को आप पुट करोगे वहां से भी क्यूब बनेंगे, दो स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा। हमने कहा पूरा सॉल्व करने के बाद सिर्फ एक ही टर्म ऐसी आती है जो हमारे काम की है, कौन सी है सर वो टर्म, वो टर्म भी मैं लिख के लाया हूं, 9 डी स्क्वायर डी डैश, और ये यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर। बाकी इसके बाद वाली सारी टर्म जीरो हो जाती है, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो गई है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अब रिजल्ट मेंशन कर रहा हूँ कि सर पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 1/2। बेटा सेमेस्टर एग्जाम के लिए इस तरह की चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और ये आपका होमवर्क है कि आप इसको पूरा सॉल्व करके देखें, और अगर आपको रिजल्ट मिल जाए तो आप अपने फ्रेंड को ज़रूर हेल्प करें कि देखो भाई इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो भी आप अपने फ्रेंड से मदद मांगे कि यार मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर पाया, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, आप जितना अपने फ्रेंड की हेल्प करेंगे, फिर आप किसी चीज में उसकी हेल्प लेंगे, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप अपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप नहीं रखोगे कि ना तो मैं उसको कुछ बताऊंगा ना मैं उससे कुछ पूछूंगा, तो फिर आपके लिए ये एग्जामिनेशंस बड़े टफ होने लग जाएंगे अपने आप, क्योंकि यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल्स आ गया। सर ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, अरे ये पढ़ना ही नहीं है, आप सिंपली ए और बी मान के इसको होल स्क्वायर को ओपन करो, फिर कैपिटल ए और कैपिटल बी को वापस पुट कर दो, ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, फिर वहां एक होल स्क्वायर बनेगा उसको ओपन कर लो, तो पूरा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई। ये अभी आपके पास पी आई आया, ये आपके पास सी एफ है, तो सी एफ जो है ई टू द पावर -2x 5 1 y प्लस एक्स ई की पावर x 5 2 सी एफ प्लस पी वाई कर दो, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपका केस नंबर 3 है, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको लेंदी लगा होगा, पर होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे सामने जो केस नंबर 4 आ रहा है, वो बोल रहा है कि यदि मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर एक ई ए एक्स प्लस बी वाई आ गया, उसके साथ एक और फंक्शन आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो हमें बताया गया है कि सबसे पहले तो आप ई ए एक्स प्लस बी वाई को बाहर ले लो, और उसके बाद में डी को रिप्लेस कर दो डी प्लस ए से। दूसरा काम क्या करना है, डी डैश को रिप्लेस कर दो डी डैश प्लस बी से। जैसे ही आप ये काम कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। हमने कहा सर एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को, तो ऑफ कोर्स एग्जाम्पल है तो थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा, पर एज सच टफ नहीं है बेटा।
एक बात हमेशा से मैं बोलता हूँ, जो चीज़ सीखने में मेहनत लग रही है, मान जाइए कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। और नई चीज़ जब आप सीखोगे तो शुरुआत में एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। D-3 D डैश, मैं चाहता तो छोटे छोटे क्वेश्चन करा के टॉपिक खत्म कर सकता था, लेकिन मुझे पता है उससे बात बनेगी नहीं। होल स्क्वायर z इक्वल्स टू, यहाँ पर दिया गया ट्वाइस ऑफ e 2x साइन y प्लस 3x। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सर अगर हम पहला पार्ट देखेंगे तो वो तो CF आएगा ही आएगा। तो आपने कहा सर फॉर CF, यदि आपको बच्चे CF फाइंड करना है तो प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। आप लिखेंगे D-3 D डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो हमने कहा कि सर अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ से इस सेगमेंट को, तो इसे लिखा जाएगा D-3 D डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब आप डायरेक्टली CF लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। CF इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा e कितना बेटा 2 है, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक x और ये बन गया 5, यहाँ पर आ जाएगा y प्लस mx, m कितना बेटा 3, तो प्लस 3x। परफेक्ट। फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक x और ये लिखेंगे आप e टू द पावर फिर से 2x 5 2y प्लस 3x। परफेक्ट है सर। अब आपको क्या करना होगा सर, अब आपको जाना होगा PI के लिए, तो फॉर PI, तो PI ही आपका मुश्किल टास्क होता है। मुश्किल मतलब थोड़ा सा लेंदी पार्ट होता है, मुश्किल कुछ नहीं होता। तो 1 डिवाइडेड बाय, आपने यहाँ पर लिख दिया D-3 D डैश माइनस 2, फिर यहाँ पर बन गया होल स्क्वायर और यहाँ पर आपको दिया गया है 2e 2x साइन y प्लस 3x। तो देखिए ये जो 2 कांस्टेंट है इसको तो आप साइड कर दो डायरेक्टली, और e की पावर 2x को भी आप यहाँ पर रख दो, तो 2e की पावर 2x को आप बाहर ले आए। मैंने कहा इसके बदले क्या करना पड़ेगा, इसके बदले ये 2 रिप्लेसमेंट देने होंगे। तो आप e की पावर 2x प्लस 0y है, तो b की वैल्यू तो 0 है, तो d डैश तो d डैश ही रहेगा, पर d की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, d की जगह यहाँ पर आ जाएगा d प्लस a, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गया बेटा d प्लस 2 माइनस 3 d डैश बच्चे एक जैसा ही रहेगा यहाँ पर माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेस्ट ऑफ बेस्ट। यहाँ पर साइन का फंक्शन दिख रहा है, तो साइन 3x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है सर। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ e 2x 1 डिवाइडेड बाय, देखिए जो मैं देख पा रहा हूँ इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा d माइनस 3d डैश होल स्क्वायर। अब देखिए साइन का रूल बोलता है कि आप d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, d डैश स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, d मल्टीप्लाई बाय d डैश को रिप्लेस करेंगे। तो इसको अभी होल स्क्वायर को ओपन कीजिए पहले आप। तो जब होल स्क्वायर को हमने ओपन किया तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ 2x। मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको। तो d स्क्वायर प्लस 3d डैश का स्क्वायर, ध्यान रखना 3d डैश का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ d 3d डैश। हमने कहा ठीक है सर। तो d स्क्वायर की जगह आता है माइनस a स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर यानी माइनस 9 प्लस यहां देखिए ऑलरेडी एक 9 हो जाएगा, d डैश स्क्वायर की जगह आएगा माइनस b स्क्वायर यानी माइनस का 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6, और d डैश की जगह आएगा माइनस ab यानी कि माइनस का 3। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा सर, ये आ रहा आपके पास में माइनस 18 प्लस 18। सर ये तो 0 हो गया। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको ये पढ़ाया जाता है कि जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए बच्चे यहाँ पर, तो 2e 2x, यहाँ पर आप एक x मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। मैंने कहा ये बन गया ट्वाइस ऑफ d माइनस 3d डैश, है ना। अच्छा ऊपर ऊपर लिखेंगे ना इसको, हाँ यहाँ लिख देते हैं। ये क्या बन जाएगा सर, एक x आ जाएगा यहाँ पर और 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया आपके पास में साइन 3x प्लस वाई। परफेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से क्योंकि एक बार आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। हट जा भाई। अच्छा जो डिफरेंशिएशन किया वो x के रेस्पेक्ट में किया है। क्लियर है। अब क्या करें सर, मैंने कहा अब फिर से हमारे सामने ये चैलेंज आ रहा है। क्या चैलेंज आ रहा है सर, d माइनस 3d डैश
डी माइनस थ्री डी डैश को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? मैंने कहा थ्री माइनस थ्री डी माइनस थ्री डी डैश को अगर आप रिप्लेस करने जाएं तो आपके सामने दो तीन ऑप्शंस आ जाते हैं, डायरेक्टली तो आप रिप्लेस कर नहीं पाएंगे, तो क्या इसे रैशनलाइज करके देखा जा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल देखा जा सकता है। अच्छा, एक और चीज आप यहां से देख सकते हो कि सर ये जो वैल्यू है आपके पास में, ये कंप्लीटली क्या बन रहा था? जीरो बन रहा था। अरे यार ये बार बार डिस्टर्ब क्यों कौन कर रहा है? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अच्छा, अभी प्रॉपर विजिबल होगा ना? हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हाँ, हमने कहा कि सर देखिए ये तो हो गया जीरो। अब देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आप क्या सीखते थे कि सर d माइनस थ्री डी डैश आ गया, हमें डी स्क्वायर को रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। हम किसको रिप्लेसमेंट दे सकते हैं बेटा? डी स्क्वायर को रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। कहीं मैंने लिखा भी था, साइन वाले केस के अंदर बताया था, साइन वाला केस, साइन वाला केस, साइन वाला केस। वैसे तो पहले भी बताया था मैंने, अभी भी देख सकते हो, डी स्क्वायर को रिप्लेसमेंट्स दिए जा सकते हैं। तो अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर की साइड और नीचे की साइड हमें कुछ ऐसा पार्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करो, ऊपर भी एक डी मल्टीप्लाई कर दो, इस टू से ये टू तो कट जाएगा ना, तो हटा दो इस टू को, और क्या जबरदस्ती का पार्ट लेकर चलने से क्या फायदा है। तो ऊपर भी एक डी आ गया और नीचे भी आपने क्या कर दिया, एक डी लिख दिया। तो डी लिखेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस थ्री डी डी डैश, और यहाँ पर चल रहा है आपके पास में साइन 3x प्लस वाई, बिल्कुल चल रहा है सर। अब देखिए मैंने कहा ऐसा करने से क्या हुआ, तो डी स्क्वायर को तो रिप्लेस किया जाएगा माइनस ए स्क्वायर से, तो माइनस थ्री का स्क्वायर, और डी डी डैश को आप किससे रिप्लेस करोगे? सर डी डी डैश को मैं रिप्लेस करूंगा, डी डी डैश को मैं रिप्लेस करूंगा किससे? माइनस ए बी से, तो माइनस ए बी से।
तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है सर, ये तो आ रहा है माइनस का 9, ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है माइनस का 3। तो कर दो पुट, e की पावर 2x, ये आ गया x, यहाँ पर आ गया सर एक d, और d स्क्वायर को लिख दो -9, और ये तो माइनस माइनस +9। लो सर फिर से हो गया 0। अभी क्या करने का है, मैंने कहा सेम प्रोसेस, e की पावर 2x, एक x और मल्टीप्लाई कर दो, और एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दो। हमने कहा कर देते हैं। तो देखो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो कहाँ है टर्म, ये वाली टर्म है, ठीक है। वैसे तो वहां पे भी डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने डी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रखा है, तो डिफरेंशिएट करते टाइम उड़ा दो उसको। हमने कहा ठीक है सर उड़ा दिया, तो इसी को करो डिफरेंशिएट। तो हमने कहा इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ 1 आ रहा है। मैंने कहा ये ज़्यादा बढ़िया है ना सर, ये क्या कर दिया आपने। मैंने कहा अरे भाई ऊपर एक डी है, डी स्क्वायर 3d d को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। तो जो डी कट रहा है पहले उसको काट दो ना, क्यों जबरदस्ती की मेहनत करना। हमने कहा ठीक है सर ये बात तो आपने अच्छा किया। तो आपने ऊपर से एक डी, नीचे वाला डी उड़ा दिया, तो नीचे क्या बचा, सिर्फ ये बचा d माइनस 3d। तो इसको आप जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा ना आपके पास। हमने कहा ठीक है सर, और इधर ये वाली टर्म ऑटोमेटिकली आपके पास में 0 हो जाएगी। तो हमने कहा सर यहाँ तो सिर्फ 1 ही आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो कोई समस्या ही नहीं है। और अगर ये बन गया हमारे पास में डी के रेस्पेक्ट में करें, हम इसको ध्यान रखना, डी के रेस्पेक्ट में करें इसी वजह से ऊपर x आ रहा है, तो ये बन जाएगा सर हमारे पास में x स्क्वायर e टू द पावर 2x साइन 3x प्लस वाई, ये बन गया पी आई। तो सर क्या दिक्कत क्या है क्वेश्चन के अंदर। मैंने कहा देखिए ये क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं है, ये जो प्रोसेस आपने लगाया यहाँ पर कि सर डिनोमिनेटर जब 0 होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमने कहा ये प्रोसेस तो हमने पहले भी किया था, डी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते थे और एक x यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते थे। सर कहाँ किया था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई होगी, अब जिन बच्चों ने सेमेस्टर में पढ़ी होगी उनको सेमेस्टर में पढ़ाई होगी, जिन्होंने किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पढ़ी होगी वहाँ पढ़ाई होगी, पर मैंने बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर भी ये चीज़ बताई थी कि जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो एक x आपको आगे मल्टीप्लाई करना और उसको डिफरेंशिएट करना है। सेम प्रोसेस को आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका पी आई है, हमने कहा सर पी आई मिल गया और हमें सी एफ पहले से पता है। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल आप यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हो। z इक्वल्स टू सी एफ इज ई की पावर 2x phi 1 y प्लस 3x प्लस x phi 2 y प्लस 3x प्लस पी आई कौन है सर, एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x साइन 3x प्लस वाई। चेक कर लें एक बार रिजल्ट को, एक्स स्क्वायर ठीक है परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चे यहाँ पर जो मैंने नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करवाया होगा, इसकी सारी कैटेगरी आपको समझ में आई होगी। एज सच इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। इन डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करने का सही तरीका यही है कि आप क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले सारे टाइप को एक पेज पर लिख लें और फिर वहाँ से उनको रिलेट करना सीखें कि अच्छा सर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे डील करना है, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो ऐसे डील करना है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल अबाउट एल्गोरिदम्स, प्रॉपर पैटर्न। जो बच्चा पैटर्न अच्छा पहचानेगा वो क्वेश्चन को अच्छा सॉल्व करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू सो मच।